चलिए देखिए, अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों को लेकर के बेसिक बातें की हैं ताकि आप विषय को समझ सकें, ठीक है। और इस विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली होती है या जिसे आप टर्मिनोलॉजी कहते हैं, प्लस जो बेसिक कंसेप्ट होता है, अभी तक आप लोगों ने वो सारी चीज़ों को देखा है, ठीक है। और इतना पढ़ने के बाद आप लोग एक बात तो समझ गए हैं कि अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उस आर्थिक गतिविधियों में जहां एक तरफ पैसे का महत्व है, वहीं दूसरी तरफ इस पैसे को पूरे प्रक्रियाओं में बेहतर तरह से सभी के पास सभी की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए फ्लो कर सके, यानी उसका प्रवाह हो सके, उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? हमको एक व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। जो व्यवस्था के आधार पर क्या होगा, पूरा सिस्टम यानी पूरी आपकी इकोनॉमी चल सकेगी। और इसी व्यवस्था के तहत हम लोग पहले चरण में देखने चल रहे हैं वित्तीय संस्थाओं को, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? वित्तीय संस्थाएं हैं। और फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार से वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय प्रणाली विकसित होती है और भारत में किस तरीके से वित्तीय संस्थाओं को, मतलब भारत में वित्तीय संस्थाएं किस तरह से कार्य करती हैं, ठीक है। तो एक एक करके समझेंगे पहले टॉपिक को। तो हम लोग देखते हैं वित्तीय प्रणाली, ठीक है। तो पहले हम लोग देखने चले यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए यहाँ पर जब हम लोग वित्तीय प्रणाली को समझते हैं तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वित्त होता क्या है। वित्त किसे कहते हैं? सरल शब्दों में तो आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है पैसा से, इसका मतलब होता है मनी से। लेकिन कोई भी पैसा वित्त नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, उस बात को ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण लेते हैं, ये हो गए आप लोग, है ना। और आप लोगों ने क्या किया, अपने किसी, आप लोग भी कहते होंगे डेली में बदल कैसे जाते हैं, कभी किसी तरह दिखते हैं कभी किसी तरह के, क्योंकि कई लोग हैं ना, तो आप लोगों में से अलग अलग दिन अलग तरह के लोग निकल के आते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या है, ये जो आप हैं, तो यहाँ पर आपने क्या किया, अपने किसी एक दोस्त को उसकी जरूरत पर क्या किया, पैसा दिया। जरूरत कैसी थी पहले उसको निर्धारित कर लिया जाए। चलिए सपोज करिए कि आपका कोई एक दोस्त है और वो अपने लिए कुछ छोटा मोटा काम शुरू करना चाहता है, कुछ व्यापार शुरू करना चाहता है। अब उसने जब आपके सामने चर्चा किया तो कहा यार करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ भी करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, मेरे पास बिल्कुल नहीं है। आपने कहा तो ठीक है मेरे पास कुछ है तुम ले लो। तो उसने कहा कि भाई ठीक है तुम्हारे पास है तो कितना है। आपने कहा ज़्यादा नहीं दे पाएंगे तो मतलब 25,000 रुपये तक तुमको कर देते हैं। कहा चलो अगर इतना भी मिल जाएगा तुम्हें कुछ नहीं तो पकौड़े की दुकान ही खोल लूँगा, जूस की दुकान ही खोल लूँगा ना, तो कहीं से कुछ तो हमारी आर्थिक गतिविधि प्रारंभ होगी। तो बहुत से ऐसे काम है जो आप छोटी पूंजी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये बताइए कि इस पैसे को जब आपने इस व्यक्ति को दिया तो सिर्फ पैसा दिया या पैसे के साथ व्यक्ति वो जो चाहे उसका उपयोग करे उसका अधिकार भी दिया? सही, सिर्फ पैसा दिया या उस पैसे का उसको उपयोग करने का अधिकार भी दिया? अधिकार दिया कि नहीं दिया? ठीक है। तो जब आप किसी भी पैसे को किसी व्यक्ति को देते हैं या आपके पास कोई पैसा होता है और वो पैसा आप उपयोग करने के लिए क्या होते हैं, अधिकृत होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तभी वो क्या कहता है, तभी वित्त कहलाता है। यही आप सपोज करिए कि मान लेते हैं आपके पास कुछ पैसे हैं, आप इसी क्लास में अपने साथ घर से किसी बोरे में भरकर कुछ लेकर के आए। इसलिए लेकर के आए क्योंकि आपको लगा कि मार्केट में जाकर के हमको कुछ खरीदना है, ठीक है। और फिर अचानक से क्लास के बाद आपको कोई ऐसी जरूरत पड़ गई जिसकी वजह से आपको कहीं और जाना पड़ रहा है और आपको लग रहा है कि ये जो पैसा है इस पैसे को साथ में लेकर टहलना अच्छा नहीं है। तो आपने कहा सबसे सुरक्षित स्थान होगा सर को दे दें, और सर को आपने पैसा दे दिया कि सर कुछ देर के लिए रख लीजिए। यहाँ सर को नहीं बनाएंगे, चिंता मत करिए ना। तो आपने सर को दे दिया कि आप इसको रख लीजिए और बाद में हम ले लेंगे। तो बताइए सर को सिर्फ आपने पैसा दिया या पैसे का उपयोग का अधिकार भी दिया ना? सिर्फ पैसा दिया ना। देखिए मतलब चेहरे पे भाव देखिए आप लोग अपना,
है ना। मतलब कुछ लोग बहुत उसको कॉन्फिडेंस नहीं सर, सिर्फ दिए हैं रखने के लिए, इस्तेमाल नहीं होना चाहिए ना। तो जब आप लोगों ने अपने पैसे को दिया है तो इसका मतलब क्या, सिर्फ पैसे को रखने के लिए दिया। पैसा तो वही है, मान लेते हैं वही 25,000 रुपए हैं। वो 25,000 रुपए जब आप अपने दोस्त को दे रहे हैं तो उसको पैसे के इस्तेमाल का अधिकार भी दे रहे हैं, और जब उसी 25,000 रुपए को आप यहाँ पर सर को दे रहे हैं तो इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि केवल रखने के लिए दे रहे हैं, पैसा आपको वैसे वापस चाहिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए अधिकार नहीं दे रहे हैं ना। तो जब वित्त की बात आएगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वित्त किसे कहेंगे। वित्त, पैसा तो होना ही चाहिए, वही वित्त है, लेकिन पैसे के साथ साथ क्या होना चाहिए, उसके इस्तेमाल की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी वित्त होगा। आपको पापा ने कुछ पैसे निकाल के दिया, अब आपके चेहरे पे एकदम चमक आ गई, पापा ने ले जाओ धीरे ले आके मेरे जो लॉकर है ना उसमें डाल दो, सारी चमक उतर जाएगी, है ना। क्योंकि पहले हाथ में आया तो लगा वो, आज तो लग रहा पार्टी भर का कुछ मिल गया है, लेकिन बाद में समझ में आया कि ना ये वापस ले आके रख देना है। तो पैसा पापा ने कहा जाकर रख दो, अब आपका मन करे तो आप 2 घंटे के लिए रखे रहिए अपने पास, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का आपके पास शक्ति है नहीं, तो वित्त कहलाएगा नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब हमको एक बात बताइए कि जब हम लोग यहाँ पर वित्तीय प्रणाली की बात कर रहे हैं, जो आपका पूरा अलग टॉपिक था यहाँ पर, वित्तीय प्रणाली या वित्तीय व्यवस्था, ठीक। अभी यहाँ पर आपको होता है जैसे वित्तीय प्रणाली के बारे में, तो इसका मतलब कि वित्तीय प्रणाली की बात अगर हम लोग करें तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको ऐसा पैसा चाहिए जिसके इस्तेमाल की स्वतंत्रता हमारे पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तभी तो हम उस पैसे को अपनी आवश्यकता अनुसार आर्थिक क्रियाओं में लगा पाएंगे। भाई किसी का मन किया उससे हमको कोई रोजगार सृजन करना है, उधर लगा दिया, किसी का मन किया हमको इसको अपने शौक पूरा करना है, उधर लगा दिया, लेकिन पैसे के इस्तेमाल की स्वतंत्रता, खर्च करने की स्वतंत्रता होगी तभी तो आप उसके अनुरूप उसको आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं तो पैसा वहीं रुका का रुका रह जाएगा। ठीक है। अब वापस आते हैं, आपने अपने दोस्त को 25,000 रुपए दिया था, पता नहीं आप लोग को याद है कि भूल गए, याद है भूल गए नहीं, वैसे तो दिया वो पैसा कोई नहीं भूलता, भूलते सिर्फ लेने वाले लोग हैं, जो ले लेते हैं वो भूल जाते हैं कि मैंने पैसा लिया था ना। तो जब आप उसको देंगे ना तो आप क्या समझते हैं कि आप बहुत शरीफ हैं कि हमने उससे कह दिया कि 25,000 रुपए ले लो, ऐसे तो नहीं कहेंगे, बात घुमा के करेंगे, उनको पैसे की जरूरत है, अच्छा करा तो सकते हैं व्यवस्था, लेकिन भाई जो पैसा देगा उसको भी तो कुछ चाहिए। अगर आपको कोई पैसा देगा तो बदले में कुछ लेगा कि नहीं लेगा, क्या लेगा, भाई जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ तो लाभ लेगा, तो लाभ या तो क्या लेगा, वो ब्याज के रूप में लेगा कि भाई ठीक है पैसा तो हम लोग को 2 महीने के लिए दे देते हैं, लेकिन कम से कम 2 महीने बाद दो तो 25 का 30 तो करके दो, और नहीं तो फिर आप थोड़ा सा और आग गड़ाएंगे, कौन सा काम शुरू करोगे, कितना कमा लोगे महीने का, तो एक काम करो ना, उसमें से 10% हमको दे देना, पैसा तुम लगाओ, बिजनेस स्टार्ट करो, मेहनत करो, 90% तो कमाओगे, 10% हमको दे देना। इसका मतलब दूसरा काम आपने क्या मांगा, उससे लाभांश मांग लिया। तो ध्यान रखिएगा किसी भी वित्तीय व्यवस्था में, वित्तीय प्रणाली में सबसे पहली चीज क्या होता है, वित्त होता है, पैसा और उसके इस्तेमाल की स्वतंत्रता। और वित्तीय प्रणाली का आधार क्या होता है, वित्तीय प्रणाली का आधार या तो ब्याज होगा और या तो लाभांश होगा, इसी को आप क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, बाकी ब्याज को तो आप जानते ही हैं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, तो कहीं पर भी पैसे का प्रवाह तो पहले यहां से शुरू होगा। अब भारत में क्या है, जो वित्तीय प्रणाली है, आइए देखिए यहां से, यहां पे यही चीज मैंने आपको बताया कि जब हम वित्तीय व्यवस्था की बात करते हैं तो वित्त में क्या होगा, मुद्रा व उसके उपयोग का जो अधिकार है तो वित्त कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें आप दूसरी चीज क्या देख रहे हैं कि इसका आधार क्या है, तो इसका आधार है ब्याज या लाभांश है। अब देखिए वित्तीय व्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था के आधार को हम लोग देखें, इसी पे देख लीजिए, आइए हो जाएगा समझा सकेंगे। देखिए वित्तीय व्यवस्था में वित्त के लेन देन से जुड़ी व्यवस्था वित्तीय व्यवस्था कहलाती है। मैंने भी आपको शुरू में बताया ना कि जब आपके हाथ में वित्त आएगा तभी तो वो वित्त आगे बढ़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, हमारी जो आर्थिक गतिविधियां उसको जन्म देगा। तो यहीं से क्या होता है, वित्तीय व्यवस्था का जन्म होता है।
और किसी भी वित्तीय व्यवस्था को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें 4 प्रमुख कारक होते हैं। 4 प्रमुख कारक में कौन होगा? तो एक होगा आपका वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थान, इस वित्तीय संस्थान के अंतर्गत कौन आएगा? वित्तीय संस्थान के अंतर्गत वो सभी इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं आ जाएंगी जो पैसों का लेन देन करती हैं। कौन कौन सी? जैसे अगर आप बात करें तो यहां पर आपका आ जाएगा बैंक, यहां पर आपका क्या हो जाएगा? जितने भी आप शेयर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां के माध्यम से क्या कर सकते हैं? आप पैसों का लेन देन कर सकते हैं। समझिएगा बात को। जैसे मान लेते हैं हम लोग बैंक को अगर समझने की कोशिश करें तो ये वित्तीय संस्थान किस रूप में है? जब आप बैंक की बात करते हैं तो देखिए बैंक, अब 2 स्तर पे समझिए, या तो आपने क्या किया, अपने सेविंग का अधिकार बैंक को दिया, क्योंकि जब सेविंग है तो आप क्या कर रहे हो? उस पैसे को लाके बैंक में जमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब आप पैसे को बैंक में लाके जमा कर रहे हैं तो बैंक क्या करता है? उस पैसे का कहीं और इस्तेमाल करता है। इसीलिए जितने समय तक आप बैंक के पास अपना पैसा छोड़ते हैं, बैंक आपको क्या करता है? उस पर इंटरेस्ट देता है कि नहीं देता है? क्योंकि बैंक में जो आपने पैसा दिया, उस पैसे का इस्तेमाल बैंक कहीं और कर रहा है और उसके पास पैसा है, तो फिलहाल वो मान के चल रहा है कि उसके पास उसके इस्तेमाल का अधिकार भी है। ठीक है, ये जरूर है कि उसके पास इतना पैसा है या इतनी व्यवस्थाएं हैं कि आपको जब आपकी पैसे की जरूरत होगी तो कहीं ना कहीं अल्टरनेट आपको पैसा वापस भी कर देगा। लेकिन देखिए, पैसा ऐसी चीज है ना कि अगर आपने 1 दिन के लिए भी किसी को दिया तो वो कहीं ना कहीं वो उस 1 दिन में भी उस पैसे से पैसा बना सकता है। ठीक है, इसी वजह से हर समय सीमा तय, या आप कह सकते हैं समय सीमा निर्धारित की जाती है, कितने समय के लिए आप किसको कितना दे रहे हैं और उसके आधार पर आपको इंटरेस्ट उतना ज्यादा मिलता है। जैसे अगर आप यही पैसा क्या करते हैं, यही पैसा अगर आप एफडी करा देते हैं तो आपको क्या मिलता है? और ज्यादा ब्याज मिलता है उसका। क्यों? क्योंकि बैंक को एटलीस्ट सुनिश्चितता मिल जाती है कि आपका ये पैसा उसके पास कुछ सीमित समय के लिए आपने उसके पास फिक्स कर दिया, उससे पहले नहीं मांगेंगे, और इससे पहले मांगेंगे तो आपको ब्याज नहीं देगा उसका, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो उस पैसे का इस्तेमाल वो और बेहतर तरीके से कर सकता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अगर मान लेते हैं बैंक ने आपको लोन दिया, तो बैंक ने लोन दिया तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं आप? उस पैसे का इस्तेमाल अपने स्तर पे करते हैं कि नहीं करते हैं? आइए, वित्त शब्द को एक और चीजों से आप समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आपका मन किया कि हमको कार खरीदना है, और अचानक से जब आप किसी अपने आस पड़ोस के लोगों को देखकर या दोस्तों को देख करके मन बनाए कि हमको कार खरीदना है, तो हो सकता है कि आपकी जेब जो हो वो कार खरीदने के बजट में थोड़ी ढीली पड़ जाए। ऐसे में मान लिया आपके पास क्या है, आपके पास 3 लाख रुपए हैं, लेकिन ले भी रहे तो अच्छी वाली लेंगे, तो हो सकता है कम से कम आपने 10-12 लाख रुपए तक के लिए सोच लिया हो। तो आपने क्या किया, सोचा कि हमको 10 लाख की कार चाहिए। अब जब कार चाहती है आपको, तो आप क्या करते हैं? बैंक के पास जाते हैं और बैंक से कहते हैं ना भाई हमको कार खरीदना है, हमको कुछ पैसे दे दो। तो बैंक आपको पैसा देती है। 3 लाख रुपए आपके पास है, 7 लाख रुपए बैंक दे देगी। बैंक ने जो 7 लाख रुपए दिए उसे आप क्या कहते हैं? बैंक ने क्या किया? फाइनेंस किया कि नहीं किया? फाइनेंस का तात्पर्य वित्त से ही तो है, वित्त का मतलब फाइनेंस से ही तो होता है। क्या फाइनेंस किया? लोन फाइनेंस किया। जैसे यहां फाइनेंस के आगे एक वर्ड आके लग गया, इसका मतलब बैंक ने आपको पैसे तो दिए हैं, लेकिन किसी विशेष क्षेत्र में उस पैसे का उपयोग करने का अधिकार दिया है। अब उस पैसे का आप कहीं पर भी कुछ भी उपयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे आप देखते हैं हाउसिंग फाइनेंस करते हैं तो समय समय पर पहले उसका अपडेशन लेते हैं कि आपको जो पैसा मिला मकान ही बन रहा है कि शराब भी चल रहा है उसमें, वो भी तो चेक करेंगे, है ना। ऐसा ना हो कि वो लोन दिए कि आप मकान बनवाइए और उसके बाद उससे आप बढ़िया अपना पार्टी वार्टी कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जब कई शब्द लग गया तो फाइनेंस तो आपके लिए हो रहा है कि आप पैसे का इस्तेमाल करो, लेकिन फिर भी एक सीमित दायरे में आपको बांध देता है। तो ये वित्तीय संस्थाओं के लिए क्या है, वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए क्या है? बैंक या वित्तीय संस्थान जैसी चीजें आएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो वित्तीय व्यवस्था के लिए क्या है, वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। अब वित्तीय संस्थाओं में मैंने आपको बैंक का उदाहरण देकर समझाया, ऐसे बहुत से नॉन बैंकिंग सेक्टर भी होंगे जो आपकी आवश्यकताओं पे पैसा आपको देंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप बहुत से बार जाते हैं साहूकार के पास चले जाते हैं, जो लोग क्या करते हैं पैसे ब्याज पे दे रहे हैं, तो पैसा आपको देते हैं ना आपकी आवश्यकताओं के लिए, तो कोई बैंक तो नहीं है ना।
एक रजिस्टर्ड तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी आपके काम के लिए वो कार्य कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सी फाइनेंस कंपनी है, बजाज फाइनेंस कंपनी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आपको कोई भी क्या होम अप्लायंस चाहिए, बजाज फाइनेंस कंपनी आपके लिए क्या करती है, उसको फाइनेंस कर देती है। बदले में कुछ तो लेगी, फ्री में थोड़ी ना करेगी, तो क्या करती है, आपसे इंटरेस्ट लेती है, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह से क्या है, बीमा कंपनियां हैं, आ जाती हैं। अब ये जो देखिए वित्तीय व्यवस्था के लिए पहला आधार क्या बना, पहला आधार बना वित्तीय संस्थाएं। दूसरी चीज क्या होगा, वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं कौन देगा, वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगा, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, वित्तीय व्यवस्था का आधार बन रहा है, वहीं से सारी प्रक्रियाएं जन्मेगी। अब कैसे ये आपको देता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग फिर से उदाहरण लेते हैं बैंक का। बैंक क्या करता है, सबसे पहला तो आपको सेवा दे रहा है कि आपके पैसे को क्या कर रहा है, सुरक्षित रख रहा है। क्योंकि आपने पहले के समय में बहुत से बार सुना होगा, जो पैसे होते थे लोग घर में रखते थे, उसके बाद क्या होता था, वो 6 महीने मेहनत करके घर में रखते थे, और उसके बाद एक दिन कोई डाकू आता था, सब लूट के लेके चला जाता था। तो पैसे की सुरक्षा भी तो जरूरी है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, उस पैसे पर आपको वो ब्याज भी दे रहा है। लेकिन इतना ही नहीं है, फिर उसने आपको क्या दे दिया, आपको एटीएम दे दिया कि भाई आपका पैसा है, जब चाहे तब निकाल लीजिए। पहले तो एक ऑफिशियल टाइम हुआ करता था जहां पर आपको 10 से 5 के बीच पैसे निकाल लेने हैं। एटीएम आ जाने के बाद फिर क्या हो गया, आपके लिए तो 24 घंटे हो गए, आप जब चाहिए तब निकाल लीजिए। फिर व्यवस्था आपने देखा कि कहीं से भी निकाल लीजिए, आप अपने शहर से निकालिए ही निकालिए, कहीं दूसरे से जाकर निकाल सकते हैं। फिर व्यवस्था आपने देखा कि जरूरी नहीं कि आप अपने ही बैंक से निकालिए, आप दूसरे बैंक से भी निकाल सकते हैं। अब इसमें जो आपको अन्य पुराने, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करें, आपको चेकबुक मिलता था, ठीक है, पासबुक मिलता था। और नए कॉन्सेप्ट में बात करें तो अब आपका क्या है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग जैसे प्रावधान आ गए हैं ना। इसी तरह से अगर हम लोग बात कर लें तो जो अब यूपीआई आपका चलता है, ये सब आपको क्या मिल रहा है, वित्तीय सेवाएं मिल रही कि नहीं मिल रही हैं, वित्तीय संस्थानों के माध्यम से आपको सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, ठीक। तभी आपकी क्या है, वित्तीय व्यवस्था बेहतर हो पा रही है। आज देखिए वित्तीय व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई है, किसी को कैश की टेंशन नहीं रहती है, कहीं पर किसी परिस्थिति में रहे उसको हमेशा एक आर्थिक जो आप कह सकते हैं स्थिरता है वो महसूस होती है। मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, पैसे की जरूरत ही क्या है, इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़ गई कहीं से भी कभी भी हम पैसा मंगा सकते हैं। तो ये आर्थिक स्थिरता दे रही कि नहीं दे रही है। तो वित्तीय व्यवस्था अच्छी हो रही कि नहीं हो रही है, क्यों अच्छी हो रही है, जितनी अच्छी वित्तीय सेवाएं मिलेंगी उतना ही अच्छा क्या होगा, आपकी वित्तीय व्यवस्था जन्म लेगी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट देख लीजिए। तो एक आपने देखा वित्तीय संस्थान, अब देखिए वित्तीय सेवाओं में क्या है, ऑल बैंकिंग सर्विस इंक्लूडिंग एटीएम, पासबुक, इंटरनेट बैंकिंग, जो भी आपको बताए हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, वित्तीय उपकरण है। अब वित्तीय उपकरण में क्या है, जो कुछ भी आपको मिलता है वित्तीय संस्थानों के माध्यम से, उसी से तो सेवा मिलेगी। जैसे एटीएम कार्ड मिलता है, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड वगैरह आप सुनते हैं, क्रेडिट कार्ड क्या, आपके पास पैसा नहीं भी है तो भी क्या है, आपकी जो वित्तीय संस्थान है वो आपको क्रेडिट देती है। आपके अकाउंट पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप 1 लाख का क्रेडिट कार्ड बनवा लिए हैं, आप 1 लाख अपने क्रेडिट पर ले सकते हैं। और वो क्या हो रहा है, आप पैसे का इस्तेमाल करिए, फिर पैसे को आप समय पे जमा कर दीजिए। तो ये क्या मिल रहा है आपको, सर्विस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सर्विस के लिए आपके पास उपकरण की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, कोई ना कोई तो आपके पास सुविधा के लिए उपकरण चाहिए। यहाँ पे कार्ड मिल जा रहा है आपको, तो जैसे आप एटीएम कार्ड देखते हैं उसी को डेबिट कार्ड बोलते हैं, वैसे क्या है क्रेडिट कार्ड भी चलता है, ठीक है। अब इसी तरह से क्या है, चेकबुक, प्रतिभूति, बॉन्ड जिसे कहते हैं, प्रतिभूति या बॉन्ड आप उदाहरण के रूप में ध्यान रखिए, आगे हम लोग इस पे बात करेंगे डिटेल में, तो हम आपको बताएंगे प्रतिभूति क्या होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है तो अब चौथी चीज क्या है, वित्तीय बाजार की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप वित्त का लेन देन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई एक मार्केट चाहिए जहां पर आप पैसे का लेन देन कर सकें। एक्चुअल में जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं वही क्या करती है, वित्तीय बाजार का माध्यम उपलब्ध कराती हैं। पैसे का लेन देन आप किसके साथ कर रहे हैं, वित्तीय संस्थाओं के साथ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और आप जानते हैं जैसे व्यापार होता है, व्यापार होता है, इस व्यापार में आपको किसकी जरूरत पड़ती है, बाजार की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। बाजार में आप क्या करते हैं, चीजों का बेचने व खरीदने की प्रक्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं। अब हमको कैसा बाजार चाहिए,
वित्तीय बाजार चाहिए कि नहीं चाहिए? यानी अब बाजार कैसा होना चाहिए? पैसे संबंधित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और पैसे संबंधी बाजार का मतलब क्या है? हमको पैसा देना है या हमको पैसा लेना है, यही तो काम तो करेंगे। अब इसमें जैसे मान लेते हैं शेयर आप खरीदते हैं, तो शेयर खरीद रहे हैं तो आप पैसा वहां पे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अपना पैसे का इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर पैसे का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वो आपके लिए क्या एक बाजार के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी पे हम लोग देखेंगे कि जो वित्तीय बाजार होता है वो दो प्रकार का होता है, एक मुद्रा से सापेक्षता में होगा और दूसरा पूंजी की होगा। तो हम लोग दोनों पे चर्चा करेंगे। आइए वापस आ जाते हैं, इस टॉपिक को पहले समराइज कर लेते हैं। तो पहला आप देख लेते हैं, जो पढ़ लेते हैं हम लोग। आप देखिए वित्तीय व्यवस्था, ठीक है। और वित्तीय व्यवस्था का अर्थ क्या निकल के आया कि वित्त के लेन देन की व्यवस्था। और फिर पता चला कि वित्तीय व्यवस्था के लिए चार आवश्यक कारक हैं, चार आवश्यक कारक हैं। और ये चार आवश्यक कारक में कौन कौन है? तो पहला आपका हो जाएगा वित्तीय संस्थान, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है? वित्तीय सेवाएं। तीसरा क्या हो जाएगा? वित्तीय उपकरण। और इसके बाद अंतिम क्या है आपका? वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार। और इसी वित्तीय बाजार को भी हम लोग को आगे देखना है कि ये दो तरह का होता है, ठीक है। इतनी बात सुन गई। अब एक बात बताइए, इस पूरी वित्तीय व्यवस्था का आधार क्या है? पूरी वित्तीय व्यवस्था का आधार क्या है? वित्तीय व्यवस्था या वित्तीय प्रणाली, फाइनेंशियल सिस्टम का आधार क्या है? क्यों वित्तीय व्यवस्था या प्रणाली को इतना विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहला क्या हो? वित्तीय समावेशन है, वित्तीय समावेशन। फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए वित्तीय समावेशन का तात्पर्य क्या होता है, सरल शब्दों में आप कहें, क्योंकि ये सब शब्द क्या है आगे आपको लगातार सुनने को मिलेगा। हम लोग कोई योजना पढ़ेंगे, लाभ, आप मेंस की क्लास में लिखने जाएंगे चीजों को है और ये मान के चला जाएगा कि भाई क्या होता है ये आप, वो तो प्री के लेवल पर आप पढ़ते हुए या समझते हुए उसकी उतनी व्याख्या देखते हैं कि हम लोग को अलग अलग तरह से समझाना पड़ता है। आप लिखने समय इतनी व्याख्या करने लगेंगे तो आपके पास लिखने के लिए बचेगा क्या? तो माना जाता है वित्तीय समावेशन आप नहीं जानते तो उसको समझाने के लिए उसकी भी परिभाषा निकाल लाई जाती है। लेकिन जब आप अच्छी जगह पर लिखेंगे तो कंटेंट में वित्तीय समावेशन लिख देना ही पर्याप्त हो जाता है। लिखने वाला भी जान रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और पढ़ने वाला भी संभवतः समझदार होगा ही कि समझ जाएगा क्या लिखना चाह रहे हैं आप ना। हाँ, मतलब इसलिए कह रहा हूँ संभवतः समझदार होगा। कभी कभी बच्चे इतने विद्वान हो जाते हैं कि क्या लिख देते हैं फिर वही समझ पाते हैं ना, टीचर समझ नहीं पाता ये लिखना क्या चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पर इससे क्या होगा, वित्तीय समावेशन का ज्यादा मतलब अर्थ होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना ही क्या होता है? वित्तीय समावेशन होता है। अब आप उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे मान लेते हैं आप देखते हैं जन धन योजना। बहुत दूर मत जाइए, अभी आप ज्यादा से ज्यादा 15 साल पहले की बात करेंगे ना, अच्छे अच्छे लोग बैंक में जाने से डरते थे। मध्यम वर्गीय परिवार में बैंक में जाएंगे, किससे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, कैसे निकालेंगे पैसा, इससे अच्छा पैसे को अपने पास ही रखो, क्या वहां पे बार बार जाना। तो आप उन गरीब किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में सोचिए कि क्या वो हिम्मत कर पाते कभी वो बैंकों से जाकर के अपने लेन देन का कार्य प्रारंभ करें?
तो जो एक हम सिस्टमैटिक, भाई प्रणाली का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में आप कहते हैं ना सिस्टम, एक व्यवस्था से चीजें चलनी चाहिए ना। अगर हम पूरी वित्तीय व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक केंद्र में है और वहीं से क्या होगा, पूरा आय का जो चक्रीय प्रवाह या संसाधनों का जो प्रवाह होता है वो जन्म लेगा। तो इससे जरूरी है कि पहले देश के ज्यादा से ज्यादा या कहे समस्त नागरिकों की आर्थिक गतिविधियों को वित्तीय संस्थाओं से जोड़ा जाए। अब आप देखिए कैसे वित्तीय संस्थाओं से जुड़ने के बाद वित्तीय व्यवस्था जो होती है उसका जो दायरा होता है वो व्यापक हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मान लीजिए जनधन योजना चालू हुआ, ये तो जान ही रहे हैं ना कि गरीबों के लिए था कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या होना चाहिए, एक खाता होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसका लाभ देना शुरू किया ताकि लोग क्या हो और ज्यादा प्रभावित हों और जा करके क्या करें, अपने अकाउंट को खुलवाएं। अब इससे हुआ क्या, मान लेते हैं कि कोई गरीब है और उसके पास ज्यादा नहीं, केवल 2000 रुपए, 2000 रुपए वो जो तिमाही आता है ना, जो किसानों को मिलता है पैसा, तिमाही आता है ना, 3 महीने में एक बार आता है ना, उसको शायद बढ़ाने का प्रावधान चल रहा था, 4 महीने में, 4 महीने में एक बार आता है, ठीक है, 4 महीने में एक बार आता है, ठीक। वैसे शायद 3 किस्त आती है तो उसको 4 किस्त करने की बात चल रही थी, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ ना, तो खैर अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो 4 महीने में एक बार 2000 आता है। अच्छा एक बात बताइए कि क्या जरूरी है कि अगर 2000 रुपए आपके अकाउंट में आए तो आप उस समय इतने ज्यादा मजबूर है कि उस 2000 रुपए को निकाल ही लें? अगर आपके सामान्य खर्चे चल रहे हैं, आवश्यकता कोई अधिक नहीं है, तो आप क्या चाहेंगे, 2000 रुपए जो आ रहा है पड़ा रहे, पड़ा रहेगा। अब आप कल्पना करके देखिए कि अगर मान लेते हैं 2000 रुपए किसी एक के उसमें पड़े रह गए और ऐसे हमने मान लिया 100 लोग हो गए, अब आप देख सकते हैं कितना पैसा हो जा रहा है, कितना हो रहा है, 2 लाख हो रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया आपका। 2 लाख रुपए बैंक को मिला कि नहीं मिला? वो 2 लाख रुपए जो आपके अकाउंट में पड़े रह गए, कहीं कोने अतरे में पड़ा होता, आपके घर में भी इस्तेमाल ना होता तो किसी गद्दे के नीचे रखा होता ना, किसी फोटो फ्रेम के पीछे पड़ा होता, किसी गुल्लक में दबा होता, उस पैसे का क्या इस्तेमाल होता, आप बताइए, कोई इस्तेमाल है? अब ये 2 लाख रुपए जब वित्तीय संस्थाओं को मिला तो वित्तीय संस्थाएं कुछ नहीं करेंगी तो किसी एक को 2 लाख रुपए लोन देगी। जैसे एक को 2 लाख रुपए लोन मिलेगा, ये अपना रोजगार सृजन करेगा, इस रोजगार से इसकी अपनी आय बढ़ेगी, इस आय को ये खर्च करेगा, उत्पादन बढ़ेगी, रोजगार बेहतर कर लिया, 2-4 लोग को और नौकरी देगा, उनकी आय प्रारंभ होगी। वित्तीय संस्थानों के पास पैसे पहुंचने का मतलब क्या हो गया कि आपकी आर्थिक गतिविधियां तो अपने आप बढ़ गई, तीव्र हो गई। सभी लोग अपना अपना पैसा अपने अपने पास रखे रहे तो उस पैसे का इस्तेमाल कहां हो पाएगा। और ऐसे में क्या है, आपका पैसा जमा रह रहा है, उसका ब्याज भी मिल रहा है, आपको भी फायदा हो रहा है, प्लस आर्थिक गतिविधियां बढ़ भी रही हैं। तो वित्तीय व्यवस्था में सबसे प्रमुख आधार क्या है, वित्तीय समावेशन। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग वित्तीय संस्थाओं से आकर जुड़ेंगे, व्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी, वित्तीय प्रणाली उतनी ही सक्रिय होगी, ठीक। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा मैंने आपको फ्लो दिखा दिया, तो आप कहेंगे कि संसाधनों का प्रवाह। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वित्तीय व्यवस्था में या वित्तीय प्रणाली का लाभ क्या है या आधार क्या है, तो बस 2 पॉइंट, वित्तीय समावेशन और संसाधनों का प्रवाह, ठीक है, संसाधनों का उचित वितरण, ठीक है। आइए अब हम लोग आ जाते हैं वित्त बाजार 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के कौन कौन से हैं, देखिए, एक हो गया मुद्रा बाजार और दूसरा हो गया पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार को क्या कहते हैं, मनी मार्केट, और पूंजी बाजार क्या हो गया, कैपिटल मार्केट। देखिए दोनों में अंतर क्या है। तो जो आपने देखा था वित्तीय व्यवस्था के लिए 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उसमें चौथा वाला जो था वो क्या था, वित्तीय बाजार था, वित्तीय बाजार। क्योंकि बाजार का मतलब ही होगा जहां पैसे का लेन देन होगा, और ये बाजार आपके पास 2 रूपों में है। एक है जिसे आप कहते हैं मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, और दूसरा है
पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। एक्चुअल में पूरी भारतीय प्रणाली में आप देखेंगे तो वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए आपके पास दो प्रकार के इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। एक बैंक होता है और दूसरा शेयर होता है, शेयर मार्केट होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो मुद्रा बाजार है इसका तात्पर्य किससे है, इसका तात्पर्य है बैंकों से। और जो आपका पूंजी बाजार है इसका तात्पर्य किससे है, इसका तात्पर्य हो गया शेयर मार्केट से। जब भी कभी हम लोग दोनों को तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो मुद्रा बाजार होता है ये क्या होता है, अल्पकालिक लाभ के लिए होता है, जबकि जो शेयर मार्केट होता है वो क्या होता है, वो दीर्घकालिक लाभ के लिए होता है। दीर्घकालिक लाभ कैसे भी बता देंगे आपको। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं किसकी, मुद्रा बाजार की, तो इस मुद्रा बाजार में क्या होता है, जो आपको लाभ मिल रहा है वो किस रूप में मिलता है, वो इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। क्योंकि आप अपने पैसे दे रहे हैं, फिलहाल अभी हम ये मान के चल रहे हैं, और अगर उनसे पैसा लेंगे तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो भी आपको फिर ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं, तो इंटरेस्ट ही फैक्टर में आएगा। इसी तरह से आज शेयर मार्केट की बात करते हैं तो या तो कोई स्टैब्लिश कंपनी है और आपने क्या किया, उसके शेयर को खरीदा, शेयर को खरीदा यानी आपने कुछ पैसे में उसके शेयर को ले लिए। जब शेयर ले लिए तो आपको क्या होगा, उसमें जो लाभ मिल रहा है वो किस रूप में मिलेगा, लाभांश के रूप में मिलेगा, नहीं मिलेगा, डिविडेंड के रूप में मिलेगा। अन्यथा अगर आप चाहते हैं तो बड़ी पूंजी को लगाइए और खुद उद्योगपति बन जाइए और फिर अपनी कंपनी से शेयर लोगों को बेचिए, और जब आप अपनी कंपनी से शेयर लोगों को बेचेंगे तो आप क्या करेंगे, लोगों को डिविडेंड देंगे, लाभांश देंगे। इसका मतलब हमेशा मुद्रा बाजार का जो खेल होता है वो इंटरेस्ट से संबंधित होता है, और जो शेयर मार्केट का खेल होता है वो क्या होता है, वो लाभांश या डिविडेंड से संबंधित होता है। ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि वित्तीय संस्थाओं के रूप में हम लोग को दोनों पढ़ना रहेगा, ये तो केवल भी आप भूमिका देख रहे हैं, हम लोग पूरा बैंक देखेंगे, आरबीआई देखेंगे और पूरे बैंक कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे, और इसी तरह से पूरा शेयर मार्केट और उसकी कार्यशैली को देखना पड़ेगा, सेबी को देखना पड़ेगा कैसे कार्य करता है उसको, तब आप पूरी वित्तीय संस्थाओं को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं इस चीज को, ये बात समझे। अब देखिए यहाँ पे जो आपने कहा बैंक जो है, ये बैंक अल्पकालिक क्यों माने जाते हैं, बैंक अल्पकालिक लाभ क्यों देते हैं, उसका कारण यह है कि बैंक में जो ब्याज की दर होती है वो बहुत कम समय में परिवर्तित होती रहती है, और ब्याज के दर के अनुसार ही तो आप सारा अपना जो है पैसे का निवेश करते हैं। जब आपको लगेगा फायदा ज्यादा है तो आप करेंगे, लगेगा फायदा कम है तो आप नहीं करेंगे। ठीक, तो हर 2, 3, 4 महीने में भी क्या होता है, वहां ब्याज की दर परिवर्तित हो सकती है। जबकि जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो वहां पर लाभ क्या होता है कि लंबे समय के लिए होता है। किसी कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं, उनके शेयर को खरीद रहे हैं, और आप जितने लंबे समय तक अपना निवेश छोड़े रहेंगे, कंपनी अगर ग्रोथ कर रही है तो आपको उतना ही लंबा फायदा मिलेगा, क्योंकि लाभांश के रूप में मिल रहा है ना। कोई कंपनी है, प्रारंभिक समय में उसका कैपिटल क्या था, 10 करोड़ था, 10 करोड़ था। अब जो आप शेयर खरीद रहे हैं उसमें मत सोचिए कि 1-2% आपका शेयर होल्डर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, शेयर के मूल्य भी इतने कम होंगे, आप कितना खरीदते हैं डिपेंड करता है। मान लेते हैं आप इसके 0.001% डिविडेंड है, इसका आपने छोटा सा पूंजी लगाया है तो 0.001% आपको क्या उसका लाभ मिल रहा है। अब कंपनी को ग्रोथ करने का समय तो दीजिए। अब कंपनी ने ग्रोथ किया और इसका व्यापार क्या हो गया, 100 करोड़ का हो गया। आपने पैसे तो नहीं बढ़ाए ना, पैसे तो आपके उतने ही लगे जितना पहले आपने लगाया था, और अब आपको क्या है, ये जो पुनः 0.001% का जो लाभ मिल रहा है, बताइए इसकी अपेक्षा इसमें ज्यादा होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये आपको कोई नियत समय पर नहीं मिलेगा, आपको एक लंबे समय के लिए उसके लिए पैसे को छोड़ना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दीर्घकालिक लाभ होता है। ठीक है, शेयर मार्केट में हमेशा जिसका नुकसान होता है वो जब उसको एक बिजनेस के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं कि उसमें डेली कमाएं, डेली उसमें जो है लाभ पाएं, तब उनका नुकसान होता है। नहीं तो शेयर मार्केट अभी भी भारत में, ये जैसे आपने देखा ना कि 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या था, लोग बैंक से दूरी बनाए होते थे कि नहीं होते थे, उसी तरह से अभी भारत में क्या है, शेयर मार्केट की समझ और पकड़ लोगों के अंदर नहीं है। नहीं, पूरा सबसे आसान काम होता है पैसे से पैसा बनाना।
लेकिन जिसने ज्यादा लालच किया या जिसने गलत नीति को अपनाया, पैसा डूबने में भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये 10 करोड़ की जो कंपनी थी ये हो सकता है डूब जाए और जीरो की भी हो जाए, तो आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट है वो चला भी जाएगा। तो अगर आप ट्रस्टेड कंपनी पर एक लंबे समय के लिए पैसा लगा के छोड़ देते हैं, नुकसान कभी नहीं होता, वो बढ़ा करके ही आपको देता है। ठीक है, तो शेयर मार्केट अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है, इसलिए भारत में क्या है, इसकी मार्केट अब क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। और विदेशों में बहुत लंबे समय से जब चलता था, हर व्यक्ति क्या करता था, अपने पैसे को क्या करता था, इन्वेस्ट करता था। जैसे आपने एक सुना है, क्या कहते हैं, ऐड देखते हैं ना म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है, आप एक कंपनी को, इसको समझ लीजिए, आप एक कंपनी को, देखिए म्यूचुअल का मतलब ही हो गया ना कि किसी की सहमति से आपने क्या किया, फंड वहां पर एकत्रित किया, इसका मतलब ये एक कंपनी है। और अब इस कंपनी को क्या कर रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं, आप ही नहीं, ऐसे कई लोग दे रहे हैं। ये कंपनी अपना उस पैसे का इस्तेमाल कहीं कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका कोई इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं जहां पैसा लगाऊंगा आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसका मतलब आप तो इनएक्सपीरियंस हैं, आपको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, इसलिए आप जब पैसा लगा रहे हैं तो वहां पर पैसा डूबने की संभावना या कम लाभ प्राप्त करने की संभावना ज्यादा है। लेकिन हम जब लगाएंगे तो हम एक टीम के रूप में काम करते हैं, हम प्रोफेशनल हैं, इसलिए आपको पैसा का लाभ ज्यादा मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत से ऐसे जो है लोग हैं जो म्यूचुअल फंड से जुड़े होते हैं और पैसा आपका उसमें इन्वेस्ट कराते हैं, ऐसे लोगों से बचिएगा, ऐसे लोगों से बचिएगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसे जिस तरह से लगते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो मार्केट के हिसाब से पैसा बढ़े, इनके डूबने की भी संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक, क्योंकि ये ज्यादा लाभ का गेम खेलते हैं और उसमें क्या होता है, फिर नुकसान आपका भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रिस्क लेते हैं ना, ये तो डेली कमाना, डेली उसमें बढ़ाना जानते हैं, उसमें कभी डूब भी सकता है, तो यहाँ पर श्योरिटी नहीं है। इसीलिए आप जब भी म्यूचुअल फंड का ऐड देखते हैं तो उसमें क्या आता है, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब क्या है, हम आपको सपना दिखाएंगे कि 3 साल में तो आपके पैसे का ग्रोथ 18% हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, यानी मार्केट में पैसा उठा या गिरा, ये इसका मूल विषय होगा। और अगर पैसा गिरा तो आपका डूब भी जाएगा, इस बात को समझ के रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ काम होते हैं। तो कुल मिला के ये भी क्या है, आपके किससे जुड़ा हुआ है, पूंजी बाजार से जुड़ा हुआ है। बात समझ आ रहा है, फिर से बात समझ लीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं वित्तीय व्यवस्था को, पैसे का उपयोग करना है, पैसे का उपयोग अब पैसे के रूप में करना है, इसको समझिए। जैसे आर्थिक क्रियाओं में क्या था, आप पैसे का प्रयोग खाने में कर सकते हैं, पैसे का प्रयोग कपड़े पहनने में कर सकते हैं, घूमने टहलने में कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो हम लोग वित्तीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उस पैसे का प्रयोग आप क्या कर रहे हैं, पैसे के ही रूप में कर रहे हैं। पैसा आपने बैंक को दिया, बैंक ने पैसे का पैसा इस्तेमाल किया, पैसा आपने कंपनी को दिया शेयर के रूप में, और कंपनी ने उस पैसे का पैसे के रूप में इस्तेमाल किया, तो इससे कोई आप प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, आइए तो देखिए यहां पर क्या है, वित्त बाजार 2 प्रकार का होता है, एक मुद्रा बाजार होता है, दूसरा पूंजी बाजार होता है। वित्त बाजार होता है अल्पकालिक होता है, ठीक है, जैसे बैंक हो गया, या अल्पकाल में अपने ब्याज दर को बदलता रहता है। और दीर्घकालिक वित्तीय बाजार कौन सा है, पूंजी बाजार, जैसे शेयर बाजार हो गया। ठीक है, वित्तीय व्यवस्था का महत्व क्या है, ये जो पूरी वित्तीय व्यवस्था देख रहे हैं इसका महत्व क्या है, इसका महत्व है वित्तीय समावेशन। इसका मतलब अधिक से अधिक लोगों को वित्तीय व्यवस्था के साथ जोड़ना। यही कारण है कि सरकार द्वारा जनधन योजना जैसी पॉलिसी जो है वो लाई गई है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, संसाधनों की गतिशीलता, अभी था ना, संसाधनों का प्रवाह होना चाहिए। अब इससे क्या होगा, वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति के पास कोई भी आय आएगी तो आय से जुड़ी हुई सभी संसाधन क्या होंगे, वो अपने आप एक चेन के रूप में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं भारतीय वित्तीय प्रणाली क्या है। तो वही चीज, भारतीय वित्तीय प्रणाली देख रहे हैं हम लोग, तो भारतीय वित्तीय प्रणाली में वही 2 बाजार आपको दिखाई देंगे। एक कौन सा होगा, एक होगा मुद्रा बाजार, और दूसरा कौन सा हो रहा है, पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार भी क्या है, 2 प्रकार के होते हैं, एक क्या है, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है।
आइए देखते हैं इसको। मुद्रा बाजार कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। इसका मतलब एक को आप क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनाइज मतलब ये संगठित है, और अनऑर्गेनाइज्ड में क्या है? ये असंगठित है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कौन सा बाजार है? मुद्रा बाजार है ना। इसका मतलब यहाँ पर हम उन वित्तीय संस्थाओं को लाकर जोड़ सकते हैं जहां पर पैसे का लेन देन ब्याज में होता हो। ठीक है, तो जब हम ऑर्गेनाइज की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आपका आ जाएगा बैंक। ऑर्गेनाइज्ड क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं बैंक जो होता है एक वो निश्चित नियमावली के साथ कार्य करता है। उसके कार्य करने की अपनी क्या एक व्यवस्थित व्यवस्था है, प्रणाली है। जैसे इसमें क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा उसका निर्धारण होगा उचित रूप में। क्यों होगा? क्योंकि भारत में जितने भी बैंक काम कर रहे हैं उन सभी के ऊपर उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कौन है? आरबीआई है। तो कोई भी बैंक अपने लाभ के लिए किसी भी प्रकार के ऐसे नियम नहीं बना सकता है जिसको वो चाहे कि मतलब स्वतः हम निर्मित करके अपना ज्यादा लाभ ले लें। समस्त बैंक के जो नियम होते हैं उसका संचालन कहां से होता है? आरबीआई द्वारा। तो इसको एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी के द्वारा क्या किया, रेगुलेट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज क्या है? यहां पर जैसे मान लेते हैं आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उस डॉक्यूमेंट्स की प्राइवेसी होती है, प्लस उस डॉक्यूमेंट्स की क्या होती है? आपकी सिक्योरिटी होती है कि बैंक के पास है, आप एकदम सिक्योर रहिए, कहीं जाएगा नहीं, निश्चिंत रहते हैं आप। अब इसको समझने के लिए जब आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर को समझेंगे तब चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे मान लेते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग किसकी बात करते हैं? अब यहीं पे आप बात करिए जैसे साहूकार की। साहूकार मतलब मनी लेंडर, जो पैसे लोग ब्याज पे देते हैं। अब तुलना करके देखिए यहां पर क्या है? बैंक कभी ये नहीं कहेगा अच्छा बेटा तुम ज्यादा मजबूर हो ना, तुमसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, तुमको दे तो रहे 1 लाख रुपए, लेकिन तुम बहुत जरूरी में हो ना, बहुत जल्दी में, डेली चक्कर लगा रहे हो, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको 10% से देना पड़ेगा। ऐसा बैंक कहेगा कभी? बैंक के सामने आप हाथ पैर जोड़ने को, दे दो मालिक हमको, दे दो लोन, दे दो, बहुत जरूरत है, तो बैंक आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएगा। लेकिन साहूकार क्या करेगा? कहेगा व्यवस्था तो करा दे रहे लेकिन 15% पड़ेगा। अब आप इतने मजबूर हैं कि क्या कहेंगे? 15% भी हम देने को तैयार हैं। तो उसने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया कि नहीं? क्योंकि कोई निश्चित उसकी नियमावली नहीं है और उसके ऊपर जो मतलब रेगुलेट करने के लिए कोई एक अथॉरिटी नहीं है, वो तो व्यक्तिगत स्तर पे अपने काम को कर रहा है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, जैसे मान लेते हैं आपने हाउसिंग लोन लिया, आपके घर के कागज लगे कि नहीं लगे हैं? आप इस बात को सुनिश्चित तो है कि भाई हम जो ईएमआई पैसा इसका जमा कर रहे हैं बिल्कुल निश्चिंत है, जैसे ही पूरा हो जाएगा हमारा कागज मिल जाएगा। यहाँ पर साहूकार ने आपके कोई कागज रख लिए, आपने पैसे भी वापस कर लिए, दबंग टाइप का होगा तो हो सकता है कि अच्छा अब निकल लो, तो या कहे तुमने 6 महीने देर किए थे पैसे देने में, अब तुमको क्या करना पड़ेगा? अंगूठा लगाना पड़ेगा। बैंक ये तो नहीं ना कहेगी, बैंक कहेगी तुमने 6 महीने देर से किए, कुछ आपका पॉलिसी है उसके तहत आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ जाएगा, क्योंकि जो रुका हुआ पैसा उसका ब्याज दे दीजिए आप। कुछ तो ऐसा होगा, वो ये तो नहीं कहेंगे आप अंगूठा लगा के ही जाओ यहाँ से। लेकिन साहूकार तो ये भी कह सकते हैं आपके कागज को लेकर के कोई गहना वगैरह अक्सर लोग रख करके, जैसे आप देखते हैं एक ये भी कॉन्सेप्ट हो गया लोन का। तो क्या होता है? गोल्ड लोन होता है। गोल्ड लोन आपने जो सोना दिया है बैंक में वही सोना वापस मिलेगा। साहूकार के पास भरोसा नहीं कि आपने सोना दिया था पीतल हो सकता है दोबारा वापस कर दे, क्या पता किसी सुनार को पकड़ा हुआ हो, क्या उसी डिजाइन का आपका सामान बनवा दे, उसी भार का बनवा दे। ऐसा होता है? नहीं होता। ठीक है ना। तो देखिए होने को हो भी सकता है, कोई बड़े पैमाने पे काम कर रहा है तो साहूकार, मतलब पुरानी पिक्चर नहीं देखते आप लोग? देखते हैं ना, मतलब इन लोग को उस श्रेणी में रखा जाता है जो जब मरते समय लाश जाती है तो वहां का अंगूठा लेकर के क्या करते हैं? कागज पे लगवा लेते हैं। तो ये उस स्तर पे, मतलब जब निजी स्तर पे कोई काम कर रहा है तो ये तो उसके नेचर पर डिपेंड करेगा ना, या ये तो उसके नैतिकता पर डिपेंड करेगा ना कि वो किस स्तर तक गिर सकता है, या किस स्तर तक मानवीय व्यवहार कर सकता है। कोई आदर्श नियमावली तो नहीं है उसके लिए। इसीलिए क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है।
भारत की एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि भारत में जो वित्तीय व्यवस्था चल रही है उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का योगदान भी काफी हद तक है। आप देख लीजिए गाँव में क्या होता है, पिछड़े क्षेत्रों में क्या होता है, वहां पर कोई एक जो पैसे वाला होता है वो लोगों को पैसा क्या करता है, ब्याज पे बांटता फिरता है, हालांकि ये गैर कानूनी है ना। चलिए देखिए, संगठित क्षेत्र, तो भारत में जितने भी बैंक काम करते हैं वो सारे के सारे रिजर्व बैंक के अंडर में रहकर काम करते हैं, अभी आपको बताया, ठीक है। अब भारत में बैंक जो हैं वो दो कैटेगरी के हैं, एक जिसे आप कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, और दूसरा क्या होते हैं, वाणिज्यिक बैंक। ध्यान रखिएगा, खतरनाक बैंक है ये। क्या नाम के आगे लिखा हुआ है, कॉमर्शियल बैंक। इसका मतलब ये बैंक ही खुला है पैसा कमाने के लिए, ये बैंक ही खुला है किसके लिए, पैसा कमाने के लिए। बैंक एकमात्र ऐसी जगह है जहां लोग पैसे से पैसा बनाते हैं, हमारे पैसे का इस्तेमाल करते हैं और अपना पैसा बना लेते हैं ना। इसलिए जहां पैसे बनाने के उद्देश्य से खुला हो वहां पर व्यापारिक प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी, लालच ज्यादा होगा कि नहीं लाभ कमाने का। लेकिन अगर आरबीआई जैसी संस्था उनके ऊपर रेगुलेट कर रही है तो उनकी मनमानी चलेगी, नहीं चलेगी। जहां किसी एक नियम का उल्लंघन किए, लाइसेंस कैंसिल, पूरा पैसा उनका फंस गया, मान्यता रद्द हो गई। तो ऐसे काम करते नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या यहाँ पर चीजें सिक्योर रहती हैं। देखिए वाणिज्यिक बैंक भी जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। भारत में जितने भी बैंक काम करते हैं वो सारे रिजर्व बैंक के अंडर में करते हैं, और ये क्या है, 3 प्रकार के, क्षेत्रीय बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, और उसके बाद सहकारी बैंक है, ठीक है। क्षेत्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। और ये जो वाणिज्यिक बैंक है ये क्या है, 3 प्रकार के। एक निजी बैंक होंगे, तो निजी बैंक जब हम लोग शुरू में बात कर रहे थे तो बात किए थे ना कि निजी कोई चीज कैसे आती है, जब कहीं पर भी किसी निजी व्यक्ति या कंपनी का उसमें अधिकार 51% या उससे ज्यादा होगा तो निजी हो जाएगा। अब जैसे आप एचडीएफसी बैंक के बारे में सुनते हैं, एक्सिस बैंक के बारे में सुनते हैं, यस बैंक के बारे में सुनते हैं, क्या है, ये सभी जो है आपके निजी बैंक में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर सार्वजनिक बैंक की बात करें तब इसमें क्या है, जितने भी बैंक ऐसे हैं जिसमें सरकार की भूमिका जो है वो 51% से अधिक है, जैसे एसबीआई, पीएनबी, ध्यान रखिएगा ये सब पूरे 100% गवर्नमेंट के बैंक नहीं है, बस इसमें शेयर सरकार का क्या है 50% से ज्यादा है। एसबीआई भी ऐसा नहीं कि 100% वो बैंक का मतलब सरकार का ही है, ठीक, ऐसा नहीं है, ठीक है। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे तमाम जानते हैं। और फॉरेन बैंक क्या हो गया, जो विदेशी बैंक होते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आपने क्या देखा, जब हम लोग संगठित मुद्रा बाजार की बात कर रहे थे तो इसमें क्या आया, इसमें आया बैंक। संगठित क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, आरबीआई है और नियम वहीं से तैयार होते हैं, ठीक, मनमानी नहीं चलती। इसमें आपने देखा जो बैंक होते हैं ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से थे, एक क्षेत्रीय बैंक था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा आपने देखा कौन सा था, वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, और तीसरा आपने देखा क्या था, सहकारी बैंक। और इसी में आपने देखा ये जो वाणिज्यिक बैंक हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक कौन सा होगा, निजी होगा, दूसरा सार्वजनिक होगा, और तीसरा विदेशी। हालांकि विदेशी भी कोई अलग से तो है नहीं, वो भी तो निजी ही होगा, ठीक है। आइए देखिए, अब देखते हैं भारतीय जो मुद्रा बाजार है, मुद्रा बाजार जैसे शब्द आएगा आपके दिमाग में क्या दौड़ना चाहिए, बैंक।
मुद्रा बाजार आया नहीं कि बैंक, इसके अलावा उदाहरण तो कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर सारा क्षेत्र जो बैंक कवर कर लेता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है? अब देखिए विशेषता क्या है कि एकीकृत बाजार का अभाव है। एकीकृत बाजार किसे कहते हैं? आप एक मॉल में जाते हैं, मॉल में जाते हैं तो आपकी आवश्यकता की लगभग सभी चीजें एक जगह मिल जाती है कि नहीं मिल जाती हैं? जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिल जाएगा आपको क्लॉथ्स मिल जाएंगे, आपको एसेसरीज मिल जाएगा, आपको ग्रोसरीज मिल जाएगा, आपको हो सकता है जो मतलब बच्चों के लिए खेलने की चीजें हो जाएंगी, इंटरटेनमेंट भी मिल जाएगा, मूवीज वगैरह मिल जाएंगे। आपको सारी चीजें जहाँ पे हो रही कि नहीं हो रही है? तो हम एकीकृत की जब बात करते हैं तो इसका अर्थ निकल के आ रहा है एक प्लेटफॉर्म पर आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। और आपने देखा वित्तीय व्यवस्था में क्या है, पैसे के लेन देन की बात चलती है। इसका अलावा हम पैसा एक ही जगह से क्या करें, एक ही जगह से पैसा हम बैंक में डाल सकें, एक ही जगह से पैसा हम क्या कर सके, बीमा कर सकें, एक ही जगह से पैसे को हम शेयर में लगा सकें। अगर हमारे पास ये व्यवस्था विकसित हो जाए तो हम कहेंगे हमारे पास एकीकृत प्रणाली है। क्योंकि धीरे धीरे भारत में भी ये सब व्यवस्थाएं तेजी से आ रही हैं। ठीक है, और नहीं तो ज्यादातर समय देखेंगे तो पहले ये व्यवस्थाएं नहीं चलती थी। अब देखिए बैंक पे ही आप जाएंगे, बैंक ही क्या करता है, आपके पैसे को क्या करता है, वो अगर आप चाहेंगे तो इंश्योरेंस भी करा देता है क्योंकि उसका टाई अप होता है कंपनी से। और बैंक से क्या होगा, आपके पैसे शेयर में भी लग सकते हैं, म्यूचुअल मार्केट में भी लग सकते हैं। तो एक जगह पे अब आपको सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं एकीकृत। तो एकीकृत बाजार का अभी भी अभाव है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे काम नहीं कर पा रहा है। तो हालांकि बहुत हद तक चीजें धीरे धीरे जुड़ रही हैं, जैसे बैंक और बीमा कंपनी जुड़ रही है। जैसे पीएनबी में क्या होता है, पीएनबी मेटलाइफ, अभी इंश्योरेंस आपका हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से योनो ऐप है जिसमें बैंकिंग व्यवस्था को शेयर मार्केट से जोड़ा जा सकता है। मतलब आप अपने अकाउंट को क्या कर रहे हैं, शेयर मार्केट से जोड़ ले रहे हैं, उसी के पैसे का इस्तेमाल आप क्या कर रहे हैं, अपने जो दो बाजार आपने देखा, एक मुद्रा बाजार था, दूसरा पूंजी बाजार। इसका मतलब पूंजी बाजार के पैसे को आप मुद्रा बाजार में और मुद्रा बाजार के पैसे को आप पूंजी बाजार में ला करके शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए अभी भी भारत में कहा जा रहा है कि ये जो तार्किक ब्याज दर संरचना का अभाव है कि ब्याज किस आधार पर निर्धारित कर रहे हैं, उसका तर्क में भी अभाव है। संगठित वित्त बाजार का ना होना भारत में अभी भी क्या है, जो बहुत बड़े पैमाने पे आप देखें, अगर देखिए 140 करोड़ की आबादी है, लोगों की इतनी मांगे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी अपेक्षा में हमारे पास क्या है, बैंकों की संख्या भी बहुत ही कम है। और उससे जो लोगों की आवश्यकताएं हैं वो भी, अगर सभी लोग अचानक से वित्तीय व्यवस्था के साथ बड़े पैमाने से जुड़ना शुरू कर जाएं तो उनके पास क्या होता है, कार्य दक्षता का अभाव पड़ जाएगा। एक समय ऐसा था, आप कल्पना करके देखिए तो कहीं सब कंप्यूटराइज हो गया तो चीजें कितनी बेहतर हो गई। नहीं, केवल अगर सोचिए मानवीकृत होता तो कभी आप वित्तीय समावेशन की कल्पना कर सकते थे? अगर सभी लोग एक साथ बैंक में पैसा निकालने पहुंच जाते ना तो बैंक कर्मचारी को खड़े होने का जगह ना मिलता, इतनी स्थिति खराब हो जाती ना। तो इसके लिए क्या मतलब अभी भी हमारे क्या बुनियादी चीजें जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर है। ठीक, तो संगठित वित्त बाजार का ना होना। इसके अलावा क्या है, मुद्रा बाजार में फंड की कमी है। ज्यादातर बैंकों के पास क्या होता है, लोन देने में असमर्थ रहते हैं, हमेशा उनके पास क्या होता है, फंड ही कम पड़ा रहता है। तो भाई पैसे का अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा बहाव हो तो उसके लिए पैसा होना भी तो चाहिए। अच्छा, होगा क्या, जब आप लोन देंगे तो लोग अपना रोजगार शुरू करेंगे या अपनी व्यवस्थाओं को और बेहतर करेंगे, उनका आय सृजित होगा, आय नए सिरे से बढ़ेगा तो वो भी तो वापस आपके पास पैसा लाके देंगे। तो फंड जैसे बढ़ेगा, आपने मार्केट में पैसा फेंका, मार्केट पुनः आपके पास पैसा लाके देगा। एक व्यापारी है, वो प्रतिदिन का 50,000 रुपए कमाता है, अब उसने आपके यहाँ से 25 लाख का लोन करा लिया, अब वो प्रतिदिन जो है वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो 50,000 रुपए जो एक्स्ट्रा कमा रहा है तो क्या अपने जेब में लेके घूमेगा, जाके वापस बैंक में देगा नहीं देगा? तो निवेश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो पहले मनी फ्लो करना पड़ेगा, मनी को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पंपिंग करना पड़ेगा। ठीक, अपर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं हैं। अब तो चलिए फिर भी खासतौर से जब से यूपीआई आ गया तब से आपको बहुत सी बैंकिंग सुविधाओं की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि आप पैसे को अपने ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन छोटे स्तर पर ना इसकी सीमाएं हैं, एक बार में कितना पैसा भेज सकते हैं, एक लिमिट है इसकी, है ना। उससे ज्यादा कि अगर आप भाई मतलब एक सामान्य जीवन के तहत आप चलो ठीक है, पर्याप्त है, आप पैसा इधर उधर कर पा रहे हो या पहले से आप मैनेज किए हो, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए आप सोचो कि इससे भी इतना काम चला सके तो कैसे संभव हो पा रहा है उनके लिए। प्लस इंटरनेट बैंकिंग है तो हमारे क्या क्या है, अभी साइबर क्राइम पर सिक्योरिटी बहुत मजबूत नहीं हो पा रही है।
तो बहुत से लोग क्या है, इंटरनेट बैंकिंग से बचना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर क्या होगा, उनके साथ साइबर अटैक हो सकता है। तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा। अगर आप फाइनेंशियली सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं तो उसकी जितनी एडवांस लेवल पर आप जा रहे हैं उसकी एडवांसनेस को उसी स्तर पर सिक्योर भी करना पड़ेगा ना, नहीं तो पैसे क्या होंगे, लोगों के फिर हैक होने शुरू हो जाएंगे अकाउंट, तो पैसे गायब होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा उसमें बुनियादी भी कमी है। तरलता, ये छोटा सा इसी को देख लेते हैं क्योंकि ये सब शब्द आगे आप बार बार सुनते रहेंगे। लिक्विडिटी, तरलता। देखिए तरलता का सीधा सा अर्थ आप समझिएगा कैश है क्या ना। तरलता का अर्थव्यवस्था में अर्थ होता है कि आप अपनी वित्तीय संपत्ति का कितनी सरलता और सुगमता पूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के पास क्या है, सोना है, गोल्ड है, ठीक है। अब ये किसी इमरजेंसी में है और ये मार्केट में गया। इमरजेंसी में है कि मान लेते हैं इसका मोबाइल खो गया है और ये अपने सारे नेटवर्क खो चुका है, किसी नए शहर में है, इसके जेब में सारे पैसे हैं नहीं और मोबाइल भी चला गया, तो इसका अकाउंट भी क्या है, अब इसके कमांड में रह नहीं गया। इसने मान लेते हैं एक अंगूठी पहना हुआ था, गोल्ड है, अब उस अंगूठी को वो जो है कहीं दे करके उससे मोबाइल लेना चाह रहा है ताकि पहले अपनी जो चीजें हैं उसको प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए। अब ये क्या किया, ये गोल्ड लेकर के कहाँ गया, ये गया एक मोबाइल शॉप पर और इसने कहा कि मेरे अंगूठी की कीमत जो है वो 30,000 रुपए है, आप मुझे एक अच्छा सा मोबाइल दिखा दो। आप बताइए 30,000 रुपए का सामान अंगूठी की कीमत पर कहने वाले व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके कोई दे देगा? जब तक गोल्ड का वो जांच नहीं करेगा तब तक कैसे दे देगा। तो कहने के लिए गोल्ड आपकी क्या है, एक तरह से संपत्ति तो है, उसका मूल्य तो है, पैसा तो है, लेकिन उसकी लिक्विडिटी नहीं है, तरलता नहीं, क्योंकि उसके इस्तेमाल के लिए आपको भटकना पड़ सकता है। यही कैश होता, निकालते, मुंह पे मारते और फिर क्या करता है वो आपकी गाड़ी तक पहुंचा करके चीजें चला भी जाता, होता कि ना होता। तो ऐसे कोई भी आपके पास संपत्ति, मान लेते हैं आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपके पास कोई लैंड है, बहुत अमीर है हमारे पास, जेब में पैसा नहीं है तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी बहुत है, कहे कितनी प्रॉपर्टी, सब रोड पे देख लो सब मेरी है, कहे कुछ काम शुरू कर लो, कहे सोच थोड़े हैं काम शुरू कर लें। अब क्या है, ठीक है तो चलो तुमको हम एक प्रोजेक्ट पे लेके चलते हैं, वहां काम शुरू कर लो, लेकिन हाँ ये है कि भाई वो जल्दी तुमको शुरू करना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर शुरू करना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर प्रॉपर्टी बेचना है, भाई रोड की जमीन है, महंगी जमीन होगी, पता अल्लाह बता दी 1 करोड़ की हमारी जमीन है, 1 करोड़ रुपया हमारे पास है, तो कोई प्रोजेक्ट तो बताओ। प्रोजेक्ट सामने आकर रुक जाओ, जमीन बेचेंगे तब प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। अब जमीन बिकने में 6 महीने लग सकते हैं, साल भर लग सकते हैं, किस्मत के बलवान है तो 2-4-6 दिन में भी बिक सकता है, लेकिन सामान्यता मान के चलेंगे ना 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 6 महीना लगेगा नहीं लगेगा फॉर्मेलिटी पूरी होने में। तो क्या आपके पास लिक्विडिटी थी उसकी? नहीं थी, बस यही अंतर है। तो जब लिक्विडिटी की बात करते हैं, तरलता की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पैसा, उसका बहाव सरलता से होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स में लिक्विडिटी की बात करेंगे तो आप उसको कैश फ्लो से समझिएगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आज इसको यहीं पे रोका जाता है, आगे बात कल करते हैं।